देखो अब आते हैं अपन यूनिट नंबर फर्स्ट पे। तो यूनिट फर्स्ट में आपके पास क्या था वो अपन को देखना है कि यूनिट फर्स्ट में क्या क्या था। यदि मैं बात करता हूँ, अब पहले आपको यूनिट फर्स्ट की बात बता देता हूँ कि यूनिट फर्स्ट में क्या क्या है। तो जो यूनिट नंबर फर्स्ट है उसमें आपके पास टोटल मिला के एक तरह से 3 पार्ट में ये यूनिट डिवाइड है। कौन से पार्ट में? 3 पार्ट में। अब इसमें है क्या क्या, तो एक तो जो आप 12th क्लास में बेसिक चीजें पढ़ के आए हो, न्यूक्लियस से रिलेटेड नाभिक क्या होता है, नाभिक की क्या प्रॉपर्टी होती है, रदरफोर्ड स्कैटरिंग क्या होती है, रदरफोर्ड अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग क्या होता है, इंपैक्ट पैरामीटर क्या होता है। तो ये सारा का सारा एक जो बेसिक न्यूक्लियर है, क्या आपके पास बेसिक न्यूक्लियर है या रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट है, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट है वो पूरा का पूरा किसमें? इसमें। तो ये मैं कह सकता हूं कि जो आपका ए पार्ट है उसमें तो टोटल आपका ये वाला है। एक पार्ट है वो है आपके पास न्यूक्लियर फोर्स। ये कौन सा है? ज्यादा बड़ा नहीं है, न्यूक्लियर फोर्स एक ही दिन का काम है। तो ये है आपके पास न्यूक्लियर फोर्स। और एक आपके पास है जो थर्ड है आपके पास मॉडल। क्या है आपके पास? न्यूक्लियर मॉडल। तो ये जो यूनिट फर्स्ट है वो 3 पार्ट में बटी हुई है। फर्स्ट तो बेसिक चीजें है जो आप 12th क्लास में पढ़ चुके हो, फिर है आपके पास न्यूक्लियर फोर्स, और फिर है अपने पास न्यूक्लियर मॉडल। तो पहले तो अपन वो चीज पढ़ेंगे जो आपके लिए बिल्कुल नई है, जो आपने नहीं पढ़ी पहले और बिल्कुल आपके लिए एक नया एकदम नया कंसेप्ट है, वो अपन पहले पढ़ेंगे। और जो भी आप सब पढ़ चुके हो बेसिक न्यूक्लियर प्रॉपर्टी, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, तो ये अपन बाद में पढ़ेंगे। तो आज अपन जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं यूनिट फर्स्ट का सेकंड पार्ट है न्यूक्लियर फोर्स। तो अपन को सबसे पहले ये समझना है कि न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, नाभिकीय बल क्या होता है। तो कोई मुझे कमेंट करके बता सकता है कि नाभिकीय बल क्या होता है? कोई भी स्टूडेंट मुझे एक बार कमेंट करके बता सकता है कि नाभिकीय बल क्या होता है? जो जो नाभिकीय बल के बारे में जानते हो वो सभी बता सकते हो कि नाभिकीय बल क्या होता है। वन फर्मी डिस्टेंस में लगने वाला बल। ठीक है, 1 फर्मी डिस्टेंस में लगने वाला बल। रोशन, यदि मैं कह दूं कि 2.5 फर्मी है, 3 फर्मी है, तो वहां पर नाभिकीय बल नहीं लगेगा क्या? यदि मैं कह देता हूं कि नाभिकीय बल के लिए डिस्टेंस 2 फर्मी या 3 फर्मी है, क्या वहां पर नाभिकीय बल नहीं लगेगा? कोई मुझे कमेंट करके बता सकता है कि आपके पास कोई भी डिस्टेंस है वो कितनी है, 2 फर्मी या 3 फर्मी है, तो क्या वहां नाभिकीय बल लगेगा या नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। क्लियर। तो देखो ये जो नहीं लगेगा ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि नहीं लगेगा, क्योंकि वो जो रेंज बताता है नाभिकीय बल वो एक शॉर्ट रेंज की बात करता है। तो उस शॉर्ट रेंज में अपन बात करते हैं 1 से 3 फर्मी की। कितनी बात करते हैं? 1 से 3 फर्मी की। तो देखो शॉर्ट रेंज वहां पे दी हुई है। अब हर किताब में आपको वो रेंज अलग अलग मिलेगी। आपने 12th में पढ़ी होगी तो ओनली 1 फर्मी दिया हुआ होगा, अभी कॉलेज में पढ़ोगे तो 1 से 3 फर्मी होगा, इस टाइप से होगा। बट शॉर्ट रेंज का एक आपका कंसेप्ट ध्यान में रखना है। तो पहले तो अपन ये देखते हैं कि ये न्यूक्लियर क्या होता है, क्या समझते हैं अपन कि न्यूक्लियर से रिलेटेड क्या कंसेप्ट आता है। तो फर्स्ट अपन बात करते हैं कि नाभिकीय बल होता क्या, वो देखते हैं। तो आप सबसे पहले तो न्यूक्लियस तो जानते हो कि नाभिक क्या होता है, ये तो सभी आप जानते हो कि जो नाभिक होता है वो क्या होता है। तो ये एक बेसिक चीज है कि नाभिक क्या होता है। जेड एक्स से होता है वो क्या होता है, एक नाभिक होता है। जो जेड होता है वो इसमें क्या होता है, परमाणु क्रमांक होता है, यानी एटॉमिक नंबर होता है। ये क्या होता है आपके पास, एटॉमिक नंबर होता है। और ये जो होता है वो इसका क्या होता है, मास नंबर होता है। वो क्या होता है आपके पास, मास नंबर होता है। और ये किसी भी एलिमेंट का नाम होता है, जो इससे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम जो भी हो सकता है वो क्या होगा, एलिमेंट का नाम होगा। अब मैं कह सकता हूं कि ये नाभिक कैसे होता है आपके पास। मान लिया कोई भी नाभिक है आपके पास, तो ये आपका पास क्या होता है, कोई भी न्यूक्लियस होता है। और मैं कह सकता हूं कि इस नाभिक की खोज किसके द्वारा की गई थी, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट का जो अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग था उसके द्वारा इसकी खोज की गई थी। किसकी? इस नाभिक की। फिर यहाँ पे पता लगाया गया कि इस नाभिक के अंदर क्या क्या होता है। तो मैं कह सकता हूँ कि इस नाभिक के अंदर डबलेट पार्टिकल होते हैं, यानी एक तरह से द्विक कण होते हैं। क्या होते हैं आपके पास? डबलेट पार्टिकल होते हैं। क्या होते हैं आपके पास? डबलेट पार्टिकल होते हैं। और ये डबलेट पार्टिकल कौन कौन से होते हैं, तो ये होते हैं आपके पास एक तो प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। कौन कौन से होते हैं? प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। तो ये सभी को पता है कि कोई भी न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस के अंदर डबलेट पार्टिकल होता है, एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है। अब मैं इसके चार्ज की बात करूं तो कि जो प्रोटॉन होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और जो न्यूट्रॉन होता है वो कैसा होता है, एक तरह से उदासीन होता है। वो क्या होता है आपका, न्यूट्रल होता है। क्या होता है? न्यूट्रल होता है, यानी इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता। तो इसके बेस पे मैं कह सकता हूं कि ये सारी चीजें तो आप जानते ही हो। और इस नाभिक के चारों ओर जो राउंड लगाते हैं वो क्या लगाते हैं आपके पास, इलेक्ट्रॉन राउंड लगाते हैं। तो एक तरह से ये तो न्यूक्लियर का बेसिक कंसेप्ट है जो आप छोटी से छोटी क्लास में पढ़ के आ रहे हो। अब यदि मैं कहता हूं कि यदि मैं यहाँ पे ए को इंक्रीज करता हूं, क्या करता हूं मैं यहाँ पे,
ए को इंक्रीज करता हूं, तो जैसे जैसे मैं ए को इंक्रीज करूंगा तो मैं कह सकता हूं प्रोटॉन का नंबर, न्यूट्रॉन का नंबर भी एक तरह से क्या होगा, बढ़ेगा। तो जैसे जैसे इसका मास नंबर, कोई भी नाभिक का मास नंबर आप चेंज करते हो या वो बढ़ता है मास नंबर, तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि इसके जो एलिमेंट के नंबर है, यानी प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या, वो भी एक तरह से क्या होती है, बढ़ने लगती है। फिर मैं कह सकता हूं कि ये तो एक तरह से बेसिक कंसेप्ट था। अब अपन आते हैं इसके बल के बारे में। किसके बारे में, बल के बारे में। तो नाभिक से रिलेटेड तो आप सभी कंसेप्ट ऑलमोस्ट सभी जानते हैं। अब अपन बात करते हैं इसके ये बल की, कि ये फोर्स क्या होता है। अब मैं कहता हूं कि देखो यहाँ पे यदि कोई नाभिक होता है, क्या होता है, यदि कोई नाभिक होता है, अब नाभिक कौन सा पार्ट है इसके अंदर, ये वाला जो ब्लू कलर का पार्ट है वो है आपके पास नाभिक, और उस नाभिक के अंदर है आपके पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ओनली फॉर क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ओनली फॉर दो तरह के पार्टिकल पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसको अपन बोलते हैं डबलेट पार्टिकल। तो ये हो सकते हैं आपके पास जो पॉजिटिव है और जो क्या है, न्यूट्रॉन है। यदि मैं इसके चार्ज की बात करूं, इस नाभिक के चार्ज की बात करूं, तो देखो ये इसमें दो तरह के पार्टिकल है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये पॉजिटिव है, ये न्यूट्रॉन है, तो इसका चार्ज कितना हो जाएगा, एक तरह से पॉजिटिव हो जाएगा। कितना हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब मैं कह सकता हूं कि ये नाभिकीय बल कहां पर लगता है। मैं कह सकता हूं कि कैसे पता लगा कि ये इसके बीच में नाभिकीय बल लगता है। तो यदि अपन बात करते हैं इसमें, आपने यदि आपने 12th क्लास में न्यूक्लियर फिजिक्स के चैप्टर पढ़े हैं, तो वहां पे ध्यान होगा तीन तरह की अवधारणा आती है, एक तो प्रोटॉन प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, और एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन। ये तीन तरह की अवधारणा न्यूक्लियन में पढ़ाई जाती है। सभी को ध्यान होगा कि प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन की अवधारणा पढ़ाई जाती है। तो वहां पे अपन देखते हैं कि सबसे पहले तो इनके बीच कौन कौन से बल लग सकते हैं और कौन सा बल सही हो सकता है, कौन सा बल गलत हो सकता है। तो यदि मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे देखो आपने जो जो फोर्स पढ़े हुए हैं, यदि मैं बात करता हूँ एक तो गुरुत्वाकर्षण बल की, किसकी बात करता हूँ, गुरुत्वाकर्षण बल की, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स की। तो मैं कह सकता हूँ एक तो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, एक आपके पास कूलाम बल होता है, एक क्या होता है आपके पास, कूलाम बल होता है। एक आपके पास एक तरह से मैं कह सकता हूँ या तो विद्युत चुंबकीय बल बोल सकते हो, या क्या बोल सकते हो, विद्युत बल बोल सकते हो, या इसको भी विद्युत बल बोल सकते हो। तो इसको मैं कह सकता हूँ एक तरह से विद्युत चुंबकीय बल भी बोल सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ, विद्युत चुंबकीय बल। तो देखो ये बल आप पहले से जानते हो। आप अभी आप न्यूक्लियर फोर्स पढ़ने जा रहे हो, तो वहां पे आपको पता होना चाहिए कि न्यूक्लियर फोर्स अभी अपन कुछ नहीं जानते, बट इससे पहले जो ये वाले बल है ये अपन तीनों जानते हैं। अब यदि मैं ये कंसेप्ट काम में लेता हूँ कि जो कोई भी न्यूक्लियन होता है या जो भी आपके पास पार्टिकल का कंसेप्ट है, उसमें प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच ये वाले बल क्यों काम में नहीं आए, इसको एक नया बल नाम क्यों दिया गया, नाभिकीय बल क्यों नाम दिया गया, वो अपन को यहाँ पे समझना है। तो अपन एक एक करके बात करते हैं। तो फर्स्ट बात करते हैं अपन गुरुत्वाकर्षण बल की, कि गुरुत्वाकर्षण बल में ऐसा क्या रिजल्ट मिलता है जिससे नाभिकीय बल को नहीं समझा जा सकता। फिर कूलाम बल से अपन कैलकुलेट करते तो वहां पर क्या रिजल्ट मिलता है जिससे अपन इसको नहीं समझ सकते, और विद्युत चुंबकीय बल होता है उससे क्या रिजल्ट मिलता है इसलिए उसको अपन नहीं समझ सकते। तो तीनों को एक एक करके देखते हैं। तो फर्स्ट अपन बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण बल की। किसकी बात करते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल की। तो देखो यहाँ पे यदि मैं कहता हूँ, वैसे तो सभी जानते हैं कि नाभिकीय बल एक तरह से क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है। क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। तो यहाँ पे अपन एक एक करके बात करते हैं। यदि मैं गुरुत्वाकर्षण बल की बात करूं, किसकी बात करूं, गुरुत्वाकर्षण बल की बात करूं, तो गुरुत्वाकर्षण बल में क्या होता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसमें सभी को पता होगा कि उसमें क्या होता है, आपके पास एक तरह से एफ होता है। क्या होता है, एफ होता है, जी एम ई एम पी, या ऐसे लिख लो आप। यदि प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच का ले गए हो तो एम पी अपॉन में क्या आता है, आर स्क्वायर आता है। अपॉन में क्या आता है, आर स्क्वायर आता है। अब मैं कह सकता हूं कि जो नाभिक की रेंज बताई, जो आपके पास नाभिक होता है वो क्या साइज का होता है, वो भी सबको पता होगा कि जो नाभिक की साइज होती है वो 10⁻⁻15 मीटर होती है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, 1 फर्मी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 1 फर्मी। तो जो नाभिक की साइज है वो तो क्या आपके पास 10⁻⁻15 मीटर, और जो एटम्स है, एटम्स की साइज मानी जाती है 10⁻⁻10 मीटर, यानी वो उसके 5 गुना क्या होता है, बड़ा होता है। तो मैं कह सकता हूं कि जी एम पी यदि मैं इसमें वैल्यू रखता हूं तो आप जानते हो कि 1.67 इंटू 10⁻⁻, कितना आता है आपके पास, -11। एमपी कितना आता है आपके पास, 1.67 इंटू 10⁻⁻27, 1.67 इंटू 10⁻⁻27, और अपॉन में क्या आ जाएगा आपके पास, आर स्क्वायर क्या आ जाएगा, 10⁻⁻15 इंटू 10⁻⁻15। ठीक है। जब इसको आप रिजल्ट को सोल्व करते हो तो ये रिजल्ट आपका कुछ आता है, ये रिजल्ट आता है आपके पास 1.8 इंटू, ये रिजल्ट आता है आपका 1.8 इंटू 10⁻34 न्यूटन। क्या आता है आपके पास, 1.8 इंटू 10⁻34 न्यूटन। यानी कुछ इस टाइप की रेंज देगा, बाकी आगे तो कोई भी वैल्यू वो देख सकता है, पॉइंट में डिफरेंस आ सकता है। तो मैं कह सकता हूं कि एक तरह से यदि मैं बात करता हूं इस चीज की, तो ये क्या, सॉरी ये वाला अपने मिस्टेक थी,
ये 6.67 है, 1.67 नहीं है। जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है वो क्या होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। और जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है वो होता है आपके पास ये, क्योंकि मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन ऑलमोस्ट सेम होते हैं। और जो डिस्टेंस होती है वो अपन ने ले ली नाभिक, क्योंकि आप जानते हो कि जी किसी नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है और नाभिक की डिस्टेंस अपन को पता है, तो मैं कह सकता हूँ कि प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच डिस्टेंस क्या होगी, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच डिस्टेंस क्या होगी। तो इसके बेस पे यदि मैं निकालता हूँ तो इसके बेस पे जो एफ आता है वो क्या आता है 1.8 इंटू 10⁻34 न्यूटन आता है। अब मैं कह सकता हूँ कि जो नाभिकीय बल है, अब यहाँ पे यदि मैं प्रोटॉन प्रोटॉन कंसेप्ट की बात करता हूँ तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ, देखो जो ग्रेविटेशनल बल होता है वो होता तो कैसा है, अट्रैक्टिव बल होता है। क्या होता है, आकर्षण बल होता है, सभी को पता है। तो ये भी अपना जो नाभिकीय बल है वो भी अपना एक आकर्षण बल तो होता है। बट इसमें देखो जो रेंज आ रही है वो क्या आ रही है 10⁻⁻34, क्या आ रही है 10⁻⁻34। तो यदि मैं ग्रेविटेशनल कंसेप्ट से मानूं, इसकी व्याख्या करूं, तो उसके लिए ये पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि इस ये जो रेंज आ रही है 10⁻⁻34, इसकी व्याख्या अपन नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि आपके पास जो नाभिक की साइज है वो तो क्या है एक तरह से 10⁻15 है, और आप व्याख्या करने जा रहे हो 10⁻34 की, तो ये क्या कभी पॉसिबल हो सकता है क्या, कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। तो यदि आपके पास जो नाभिक की रेंज है उसकी रेंज के समथिंग आता तब तो अपन उससे इसको एक्सप्लेन कर सकते थे। बट यहाँ पे ये वाला कंसेप्ट क्या हो जाता है, यहाँ पे फेल हो जाता है। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि जो न्यूक्लियर का कंसेप्ट है वो ग्रेविटेशनल से व्याख्या या एक्सप्लेन नहीं कर पाता। सेकंड आते हैं आपके पास कूलॉम बल। सेकंड क्या आता है आपके पास, कूलॉम बल। अब यदि मैं कूलॉम बल की बात करूं, अब कूलॉम बल में आप सभी जानते हो कि यदि पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज होगा और नेगेटिव नेगेटिव चार्ज होगा तो एक दूसरे से क्या करेगा, रिपल करेगा। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होगा तो वो एक दूसरे से क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। यदि मैं कह सकता हूं यहाँ पे कि F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपके पास, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। यदि इसमें वैल्यू लगता हूं तो 9 इंटू 10⁻9। Q1 की वैल्यू रखता हूं तो प्रोटॉन के लिए रख रहा हूं तो क्या आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। क्लियर। फिर क्या आ जाएगा आर 10⁻⁻15 इंटू 10⁻⁻15, ये आ जाएगा। और जब इसको आप सोल्व करोगे तो ये लगभग आएगा 10 न्यूटन के समथिंग। कितना आ जाएगा आपके पास, 10 न्यूटन के समथिंग। अब यहाँ पे क्या आया, अब यहाँ पे देखो यहाँ पर बहुत छोटी वैल्यू आ रही थी और यहाँ पर क्या आ गया, बहुत बड़ी वैल्यू आ गई। यानी ये भी क्या है आपके पास, जो कूलॉम बल आया है ये भी अपन नहीं कह सकते कि ये भी एक तरह से इसको डिफाइन कर सकता है। पहली बात तो देखो यहाँ पे जो कूलॉम बल अपन ने लिया वो क्या लिया, Q1 Q2। Q1 Q2 क्या, प्रोटॉन 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 के बीच में कभी भी आकर्षण बल तो लगेगा ही नहीं। तो ये तो क्या बताता, ये जिसमें बल बताएगा वो क्या बताएगा, प्रतिकर्षण बल को डिफाइन करेगा। क्या करेगा, प्रतिकर्षण बल को डिफाइन करेगा। तो ये कंसेप्ट भी अपना यहाँ पे क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। इसके बाद यदि मैं विद्युत चुंबकीय बल की बात करता हूं तो कोई भी पार्टिकल यदि क्या करता है, किसी में मूव करता है, तो उसमें यदि इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की बात करें तो वहां पे भी आपको मैं कह सकता हूं कि जो विद्युत चुंबकीय बल है वो भी वहां पे डिफाइन नहीं हो सकता। तो ये केवल एक डायरेक्शन के बेस पे आता है, क्योंकि विद्युत चुंबकीय बल यदि कोई पार्टिकल का कंसेप्ट ऐसे है तो यदि वेलोसिटी उसकी, मान लो कि कोई वेलोसिटी प्रोटॉन की ऐसे जा रही है, तो उसका जो विद्युत चुंबकीय बल निकालोगे तो वो आपका कुछ इस टाइप से एक दूसरे क्या करेगा, वो कैंसिल आउट करेगा, उसके कंपोनेंट बनेंगे। तो उसकी वजह से मैं कह सकता हूँ कि विद्युत चुंबकीय बल भी यहाँ पे क्या होता है, डिफाइन नहीं हो सकता। तो फिर यहाँ पे क्या आया, फिर आया आपके पास ये सारा का सारा कंसेप्ट किसने बताया था, तो ये सारा का सारा कंसेप्ट है जो पहले के जो साइंटिस्ट होते हैं उनके बेस पे बताया गया कि कोई भी न्यूक्लियर होता है, न्यूक्लियर एक बहुत छोटी साइज होती है, कोई भी नाभिक होता है बहुत ही छोटी साइज का होता है। तो उसके लिए पहले ये वाला डिफाइन किया गया, क्या इससे ये पॉसिबल है क्या, तो फिर पता लगा कि इससे तो ये पॉसिबल नहीं है। तो फिर आता है आपके पास एक नया नाम जो आता है नाभिकीय बल का कंसेप्ट। क्या आता है, नाभिकीय बल का कंसेप्ट। और वो एक्सप्लेन किया था एक तरह से युकावा मेसोन थ्योरी के नाम से अपन जानते हैं, पढ़ेंगे भी सही कि युकावा ने पहले हाइजेनबर्ग ने किया, फिर उसके बेस पे अपन को युकावा ने क्या किया कि कोई भी न्यूक्लियन होता है उनका क्या होता है, न्यूक्लियन के पार्टिकल का कोई ना कुछ पार्टिकल का विनिमय करता है, उसके बेस पे अपन को न्यूक्लियर फोर्स डिफाइन किया गया। अब यहां से मैं कह सकता हूं कि इससे तो एक्सप्लेन नहीं हुआ, बट मैं कह सकता हूं कि अब नाभिकीय बल होता क्या है। मान लो कि नाभिकीय बल एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, क्या आप प्रोटॉन नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है उसको अलग कर सकते हो क्या, मुझे कमेंट करके बताइए कि जो भी नाभिक के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन है उसको आप अलग कर सकते हो क्या। चलिए आपने थर्ड को रिपीट करना है, कौन सा, विद्युत चुंबकीय वाला।
ठीक है, कर लेते रिपीट। देखो विद्युत चुंबकीय बल होता है, ये एक तरह से डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। यदि मैं कहता हूँ, यदि विद्युत चुंबकीय बल ना मानो तो चुंबकीय बल कह सकते हो उसे। यदि मैं कहता हूँ, आप पढ़ते हो एक तरह से लॉरेंट फोर्स, क्या पढ़ते हो? लॉरेंट फोर्स F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस का बी, एक तरह से ये पढ़ते हो आप, इस तरीके से पढ़ते हो। तो मैं कह सकता हूँ कि या तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ना मानो तो ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए हो जाएगा, और यदि इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मान लो तो E प्लस क्या आ जाएगा, क्यू वी इंटू बी आ जाएगा। यानी वो क्या आ जाएगा आपके पास, F इज इक्वल टू क्यू ई प्लस बी इंटू बी। तो ये कुछ कंसेप्ट इस टाइप का आता है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो नाभिक का स्थायित्व होता है, अब देखो मैं कह सकता हूँ कि नाभिक का स्थायित्व, यदि आप जानते हो कि जो भी नाभिक होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, स्थायित्व में होते हैं। तो जब कोई नाभिक स्थायित्व में होगा, तो यदि मैं उस स्थायित्व के रेस्पेक्ट में यदि मैं इसकी डायरेक्शन निकालूंगा, तो वो एक दूसरे के क्या आ जाएगी, ऑपोजिट आ जाएगी। और जब ये एक डायरेक्शन, यानी यदि मैं कहता हूं कि नाभिक का जो डायरेक्शन, यदि नाभिक के स्थायित्व की डायरेक्शन है वो यदि अंदर है, तो ये जो चुंबकीय बल वो देगा, वो क्या देगा, एक तरह से ऑपोजिट डायरेक्शन देगा। तो ये कभी भी नाभिक के स्थायित्व को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि यदि ऑपोजिट डायरेक्शन होती है तो वो तो क्या करेगा, उसकी डायरेक्शन को खत्म कर लेगा, तो वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन को बाहर निकाल लेगा। बट ऐसा पॉसिबल होता नहीं है, तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि ये वाला अपन यहाँ से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो मैंने जो पूछा है वो क्या पूछा है, कोई भी ले सकते हो आप, मैग्नेटिक फील्ड ले सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड ले सकते हो, दोनों को डायरेक्शन के बेस पे डिफाइन करेंगे अपन। इलेक्ट्रिक फील्ड लोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी, मैग्नेटिक फील्ड लोगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी। तो वो कभी भी नाभिक के स्थायित्व को नहीं समझा सकता, इसलिए मैं कह सकता हूं कि वो वहां पे क्या है, वैलिड नहीं है। क्या लिखा कि बिल्कुल डायरेक्शन डिपेंड करेगी, डायरेक्शन डिपेंड करेंगी, बट नाभिक का स्थायित्व नहीं पॉसिबल होगा वहां पे। मैं कह सकता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, तो डायरेक्शन तो डिपेंड रहेगी, क्योंकि उसकी स्पिन कैसी रहती है वो भी अपन को देखेंगे। तो स्पिन तो जब देखेंगे जब अपना न्यूक्लियर फोर्स डिफाइन होगा, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स किस किस पर डिपेंड है ये भी अपन को पता ही नहीं है। वो जब पता लगेगा तब उसकी स्पिन आएगी, और स्पिन के बेस पे उसकी डायरेक्शन आएगी। तो इसलिए अपन कह सकते हैं कि इसको अपन वहां पे एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो मैंने क्या पूछा था, क्या पूछा था मैंने कि एक तो गुरुत्व, जो भी नाभिक का स्थायित्व होता है, कोई भी पर्टिकुलर एक नाभिक होता है वो हमेशा स्थायित्व में रहता है, तो उसको गुरुत्वाकर्षण के बेस पे डिफाइन नहीं कर सकते, कूलम्ब बल के बेस पे डिफाइन नहीं कर सकते, इसके बेल पे डिफाइन नहीं कर सकते। तो मैं कह सकता हूं कि क्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आप नाभिक के बाहर निकाल सकते हो? क्या नहीं निकाल सकते, क्यों? क्योंकि उसके बीच में एक बल काम करता है जिसे अपन बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। क्या बोलते हैं अपन? एक नाभिकीय बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाभिकीय बल बोलते हैं। और इस नाभिकीय बल किस किस के बीच में लगता है? हो सकता है वो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में लगे, हो सकता है वो न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में लगे, हो सकता है वो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगे। यानी जो भी नाभिक के अंदर पर्टिकुलर एक कंसेप्ट होता है किसका, न्यूक्लियर पार्टिकल का, उसके बीच में जो लगने वाला बल होता है वो कहलाता है आपका नाभिकीय बल। और ये बहुत ही क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। क्या होता है? बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, प्रबल बल होता है। और हमेशा का हमेशा क्या रहता है, ये आकर्षण आकर्षण बल पर डिपेंड करता है। यानी ये क्या रहता है, हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स रहता है। और ये किस रेंज में काम करता है? तो ये जो नाभिक की रेंज है 10⁻⁻15 मीटर, उसी की रेंज में काम करता है। और उसमें भी मैं कह सकता हूँ कि 1 फर्मी से 3 फर्मी तक वो क्या करता है, उसकी एक शॉर्ट रेंज मानी गई है। उसके बाद यदि वो काम करना बंद कर देता है, यानी कोई भी न्यूक्लियस है उसकी यदि रेंज में बात करता हूँ 1 फर्मी से 3 फर्मी की बात करते हैं, तब तो न्यूक्लियर फोर्स काम करेगा। यदि आप उससे भी ज्यादा रेंज बढ़ा देते हो, 5 फर्मी, 8 फर्मी, 9 फर्मी कर लेते हो, तो वहां पर न्यूक्लियर फोर्स क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो इसके बेस पे इसकी कुछ एक एक करके अपन प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो पहले तो अपन नाभिकीय बल क्या होता है, तो यह एक ऐसा बल है जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को प्रबल रूप से क्या करता है, बांधे रखता है, वो कहलाता है आपका नाभिकीय बल। तो पहले तो अपन इसको डिफाइन करते हैं, डिफाइन करने के बाद इसकी एक एक प्रॉपर्टी अपन लिखते हैं। तो पहले तो आप लगाइए नाभिकीय बल और इसके बारे में लिख लीजिए दो चार लाइनें। सर अगर हम न्यूक्लियर फोर्स से ज्यादा, न्यूक्लियर देखो आजकल अभी तक तो ऐसा कोई कंसेप्ट आया नहीं कि आप न्यूक्लियर फोर्स से ज्यादा एनर्जी आप दे सकते हो। क्योंकि मैं बता सकता हूं कि यदि मैं ग्रेविटेशनल और जो कूलम्ब वाले इसके कंपेयर, अभी मैं आपको इसका कंपैरिजन भी बताऊंगा कि ये इसके कितना गुना होता है, तो आपको भी पता लग जाएगा। तो इसलिए अभी तक ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं आया कि इसके ज्यादा एनर्जी देने पर आप वहां पे फेल कर सकते हो नाभिकीय बल को। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन को आप बाहर नहीं निकाल सकते। हो सकता है उसमें फिर वो ही है, यदि आप बाहर निकाल दोगे तो वहां फिर वो नाभिकीय फोर्स रहेगा ही नहीं, वो क्या करेगा, कोई और फोर्स में बदल जाएगा। फिर वहां हो सकता है गुरुत्वाकर्षण लगे या कूलम्ब लगे, वो डिफाइन नहीं करेगा। लिखिए इसमें
कि नाभिक में द्विक कण उपस्थित होते हैं, नाभिक में द्विक कण उपस्थित होते हैं, नाभिक में द्विक कण उपस्थित होते हैं। एनर्जी की वैल्यू रोशन कहां से लाओगे आप, कितनी एनर्जी जनरेट करवाओगे, ये कैसे पता लगेगा आपको? देखिए नाभिक में द्विक कण उपस्थित होते हैं, यह द्विक कण प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कण के रूप में उपस्थित होते हैं। नाभिक में द्विक कण उपस्थित होते हैं, यह द्विक कण प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के रूप में उपस्थित होते हैं। नाभिक में द्विक कण उपस्थित होते हैं, यह द्विक कण प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के रूप में उपस्थित होते हैं। प्रोटॉन एक धनावेशित कण है तथा न्यूट्रॉन एक उदासीन कण है। प्रोटॉन एक धनावेशित कण है तथा न्यूट्रॉन एक उदासीन कण है। प्रोटॉन एक धनावेशित कण है तथा न्यूट्रॉन एक उदासीन कण है। नई लाइन से लिखना, नाभिक में न्यूक्लियन कणों के मध्य, नाभिक में न्यूक्लियन कणों के मध्य दूरी अत्यल्प होती है। नाभिक में न्यूक्लियन कणों के मध्य दूरी अत्यल्प होती है या बहुत ही कम होती है। नाभिक में न्यूक्लियन कणों के मध्य दूरी अत्यल्प होती है अर्थात 10 की घात -15 मीटर कोटि की होती है, अर्थात 10 की घात -15 मीटर कोटि की होती है। अर्थात 10 की घात -15 मीटर कोटि की होती है। कूलाम के अनुसार, कूलाम के अनुसार समान आवेश होने पर, कूलाम के अनुसार समान आवेश होने पर प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। कूलाम के अनुसार समान आवेश होने पर प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, अर्थात प्रोटॉन प्रोटॉन, कूलाम के अनुसार समान आवेश होने पर प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, अर्थात प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के मध्य, अर्थात प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के मध्य प्रतिकर्षण बल के कारण कुछ दूरी होनी चाहिए, अर्थात प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के मध्य प्रतिकर्षण बल के कारण कुछ दूरी होनी चाहिए। परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता। परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता। इसके बाद लिखिए, नाभिक का स्थायित्व तथा इनके अवयव का अलग अलग अस्तित्व, या फिर ऐसे लिखो कि न्यूक्लियन कणों के बीच लगने वाले बलों को, पहले ऐसे लिख लो, न्यूक्लियन कणों के बीच लगने वाले बलों को, न्यूक्लियन कणों के बीच लगने वाले बलों को गुरुत्वाकर्षण बल और कूलाम बल आदि की सहायता से, न्यूक्लियन कणों के बीच लगने वाले बलों को गुरुत्वाकर्षण बल, कूलाम बल आदि की सहायता से समझाने का प्रयास करें तो, आदि की सहायता से समझाने का प्रयास करें तो कुछ विषमताएं उत्पन्न हो जाती है, कुछ विषमताएं उत्पन्न हो जाती है। यदि दो अवयव प्रोटॉन प्रोटॉन, यदि दो अवयव प्रोटॉन प्रोटॉन कॉमा न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, यदि दो अवयव प्रोटॉन प्रोटॉन कॉमा न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन या न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, दो अवयव प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन या न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षण प्रकृति का तो होता है,
आकर्षण प्रकृति का तो होता है, आकर्षण प्रकृति का तो होता है, लेकिन इसका मान इतना कम होता है कि लेकिन इसका मान इतना कम होता है कि यह नाभिकीय स्थायित्व को नहीं समझा सकता, यह नाभिकीय स्थायित्व को नहीं समझा सकता। कि यह नाभिकीय स्थायित्व को नहीं समझा सकता। फिर लिखना उसके नीचे कि यदि हम कूलाम बल से समझाने का प्रयास करें, यदि हम कूलाम बल से समझाने का प्रयास करें, यदि हम कूलाम बल से समझाने का प्रयास करें, तो इस बल का मान गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में काफी अधिक होता है। तो इस बल का मान गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में काफी अधिक होता है, लेकिन यह बल प्रतिकर्षण प्रकृति का होने के कारण, लेकिन यह बल प्रतिकर्षण प्रकृति का होने के कारण, लेकिन यह बल प्रतिकर्षण प्रकृति का होने के कारण नाभिकीय स्थायित्व को नहीं समझा सकता, नाभिकीय स्थायित्व को नहीं समझा सकता। उसके नई लाइन में लिखना, यदि हम चुंबकीय बल को काम में लेकर समझाने का प्रयास करें, यदि हम चुंबकीय बल को काम में लेकर समझाने का प्रयास करें, तो इस बल की दिशा नाभिकीय स्थायित्व के विपरीत होती है, तो इस बल की दिशा नाभिकीय स्थायित्व के विपरीत होती है। अतः इससे कह सकते हैं कि, अतः इससे कहा जा सकता है कि नाभिकीय बलों की प्रकृति कुछ जटिल होती है, अतः इससे कहा जा सकता है कि नाभिकीय बलों की प्रकृति कुछ जटिल होती है, नाभिकीय बलों की प्रकृति कुछ जटिल होती है, और नाभिक के अवयवों के बीच लगने वाले बल को, नाभिक के अवयवों के बीच लगने वाले बल को नाभिकीय बल के नाम से जाना जाता है, नाभिकीय बल के नाम से जाना जाता है। फिर नीचे नई लाइंस में नाभिकीय बल की एक डेफिनेशन भी लिख लेना। नाभिक में एक बल परिभाषित किया गया है, नाभिक में एक बल परिभाषित किया गया है, यह बल नाभिकीय कणों को, नाभिक में एक बल परिभाषित किया गया है, नाभिक में एक बल परिभाषित किया गया है, यह बल नाभिकीय कणों को बंद अवस्था में रखता है, यह बल नाभिकीय कणों को बंद अवस्था में रखता है। यह बल नाभिकीय कणों को बंद अवस्था में रखता है। यह एक प्रबल बल होता है, यह एक प्रबल बल होता है, जो कूलाम बल को भी नगण्य कर देता है, जो कूलाम बल को भी नगण्य कर देता है, जो कूलाम बल को भी नगण्य कर देता है। अर्थात नाभिक में न्यूक्लियनों को बांधे रखने वाला बल, अर्थात नाभिक में न्यूक्लियनों को बांधे रखने वाला बल, अर्थात नाभिक में न्यूक्लियनों को बांधे रखने वाला बल नाभिकीय बल कहलाता है, अर्थात नाभिक में न्यूक्लियनों को बांधे रखने वाला बल नाभिकीय बल कहलाता है। फिर लिखो, नाभिकीय बल के निम्न गुणधर्म होते हैं, नाभिकीय बल के निम्न गुणधर्म होते हैं।
ठीक है, लिख दिया। आपको ये वैसे लिखने की जरूरत है नहीं, ये तो मैंने केवल समझाने के लिए बताया है कि क्या होता है गुरुत्वाकर्षण बल से, क्यों नहीं समझा सकता, क्योंकि इसकी वैल्यू इतनी कम आती है कि ये नाभिक के स्थायित्व को नहीं बता सकता। इसकी वैल्यू इतनी ज्यादा आती है और जो थर्ड वाला है उसकी डायरेक्शन उसके विपरीत होती है, इसके बेस पे अपन इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो ये तो एक बेसिक चीजें लिखाई है। अब अपन इसके गुणधर्म के बारे में लिखते हैं कि जो नाभिक के बल होते हैं उसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, और वही एग्जाम में आपके पूछी जाती है कि नाभिक के बल की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, वो चाहे कॉम्पिटिशन एग्जाम हो, आपके बीएससी का एग्जाम हो, सभी में पूछी जाती है। तो अपन बात करते हैं इसके प्रॉपर्टी की। क्या बात करते हैं इसके प्रॉपर्टी की? तो नाभिकीय बल के गुणधर्म की, नाभिकीय बल के गुणधर्म की। तो एक एक प्रॉपर्टी की अपन बात करेंगे और एक एक प्रॉपर्टी अपन लिखते भी चलेंगे। तो फर्स्ट बात करते हैं अपन किसकी? लघु परास की। फर्स्ट बात करते हैं अपन लघु परास यानी शॉर्ट रेंज। किसकी बात करते हैं अपन? शॉर्ट रेंज की। अब देखो ये शॉर्ट रेंज की बात का क्या मीनिंग होता है? आप जानते हो कि कोई भी नाभिकीय बल कहाँ लगेगा? नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में लगेगा। ये सभी को पता है कि ये कोई आपका नाभिक है, इसमें जो प्रोटॉन है और जो न्यूट्रॉन है, या प्रोटॉन प्रोटॉन है या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन है या प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, उस कंसेप्ट में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधे रखने वाला बल नाभिकीय बल होगा। अब मैं कह सकता हूँ कि लघु परास, लघु परास का मतलब होता है शॉर्ट रेंज, यानी इसके बीच की जो डिस्टेंस है, क्या है इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या होनी चाहिए आपके पास? एक तरह से शॉर्ट रेंज होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए आपके पास? शॉर्ट रेंज होनी चाहिए। अब वैसे ये रेंज है वो हर बुक में आपके अलग अलग मिलेगी। तो अपन यहाँ पे जो रेंज लेते हैं वो क्या है आपके पास? 1 फर्मी टू 3 फर्मी। क्या लेते हैं अपन? 1 फर्मी टू 3 फर्मी। यदि मैं कह सकता हूं कि यदि इस रेंज की आपके पास यदि कोई प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो इस रेंज में है, इस डिस्टेंस पे है, तो मैं कह सकता हूं कि इसकी जो शॉर्ट रेंज होगी वो क्या होगी? 1 फर्मी टू 3 फर्मी। यदि इस रेंज के अंदर है तो वहां तो क्या लगेगा आपका? नाभिकीय बल लगेगा। वहां तो क्या लगेगा आपका? न्यूक्लियर फोर्स लगेगा। तो ये कहलाती है इसकी शॉर्ट रेंज की। कोई भी पार्टिकल होते हैं या न्यूक्लियन कण होते हैं, उनकी रेंज यदि 1 फर्मी से 3 फर्मी है तो मैं कह सकता हूं कि वहां पर आपका कौन सा बल लगेगा? नाभिकीय बल लगेगा। यदि इसकी रेंज और बढ़ जाए, 8 फर्मी हो जाए, 9 फर्मी हो जाए, तो वो क्या करेगा? डिस्टेंस बढ़ा देगा। तो मैं कह सकता हूं कि इस रेंज में फिर आपका नाभिकीय बल काम करना क्या हो जाएगा? बंद कर लेगा। फिर वो जब नाभिकीय बल काम करना बंद कर लेगा तो फिर कौन सा बल आएगा? तो फिर आपके पास वही जो पुराने कंसेप्ट से आपने पढ़ रखे वो के वही बल यहाँ पे आएंगे। तो एक प्रॉपर्टी तो इसकी ये याद रखनी है कि जो नाभिकीय बल होता है वो शॉर्ट रेंज में लगता है। नाभिकीय बल की जो परास होती है वो बिल्कुल शॉर्ट रेंज में होती है। और मैं कह सकता हूँ कि कितनी होती है? 1 फर्मी से 3 फर्मी के बीच में नाभिकीय बल यहाँ पे वर्क करता है। फिर आती है आपके पास सेकंड प्रॉपर्टी जो आती है प्रबल आकर्षण बल। सेकंड प्रॉपर्टी क्या आती है आपके पास? प्रबल आकर्षण बल यानी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स का मतलब क्या है कि आप जानते हो कि जो भी नाभिकीय बल है वो कभी भी क्या होता है? प्रतिकर्षित तो होता नहीं है। तो सभी को पता है कि जो भी नाभिकीय बल है वो कैसा रहता है? हमेशा इस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधे रखता है। तो एक तरह से कैसा रहना चाहिए? आकर्षित ही तो रहेगा। तो जब मैंने देखो कूलाम बल का एग्जांपल बताया तो वहां पे बताया था कि कूलाम बल प्रोटॉन प्रोटॉन का लेते तो क्या आता है? प्रतिकर्षित आता है। तो इसलिए वो एक्सप्लेन भी नहीं कर पाता। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं कि जो भी आपका बल होगा वो कैसा होगा? एक तरह से प्रबल आकर्षित होगा, यानी सभी से क्या होगा? प्रबल आकर्षित होगा। अब मैं कह सकता हूं कि ये प्रबल आकर्षित होगा, बट कितना होगा? क्या ग्रेविटेशनल था वो प्रबल आकर्षित नहीं था? क्या वो स्ट्रांग नहीं था? क्या बिल्कुल वो भी अट्रैक्टिव था, बट वो इतना स्ट्रांग नहीं था। क्यों नहीं था? यदि मैं एक बात करूं ग्रेविटेशनल और न्यूक्लियर फोर्स की, इसकी बात करूं ग्रेविटेशनल और न्यूक्लियर फोर्स की, तो मैं कह सकता हूं कि जो प्रबल स्ट्रांग बल है वो क्या आपके पास जो प्रबल स्ट्रांग बल है यानी वो 10 की घात 39 गुना ज्यादा होता है। किससे? गुरुत्वाकर्षण से। किससे? गुरुत्वाकर्षण से यानी ग्रेविटेशनल से। और यदि मैं कूलाम बल की बात करता हूं तो कूलाम बल होता है आपके पास 10 की घात 2 गुना ज्यादा होता है नाभिकीय बल कूलाम बल से। किससे? कूलाम बल से। तो मैं कह सकता हूं कि जो प्रबल स्ट्रांग फोर्स कैसे है, क्योंकि यदि मैं ग्रेविटेशनल और न्यूक्लियर फोर्स को कंपेयर करवाता हूं तो आपके पास कुछ इस टाइप का रेशो आता है 10 की पावर 39। और यदि मैं कूलाम बल से इसका कंपेयर करवाता हूं तो ये आता है 10 की घात 2 गुना। तो देखो इसमें जब ये जब इतना गुना आ रहा है यानी जो न्यूक्लियर फोर्स है वो न्यूक्लियर फोर्स की वैल्यू बता रहा है 10 की पावर 39 इंटू ग्रेविटेशनल फोर्स। एक तरह से यही हो इसका मीनिंग। और तो मैं कह सकता हूँ कि जो न्यूक्लियर बल है या नाभिकीय बल है वो क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल से इतना गुना होता है और कूलाम बल से इतना गुना हो सकता है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो नाभिकीय बल है वो क्या होता है? एक तरह से प्रबल होता है। क्या होता है? प्रबल होता है, यानी स्ट्रांग होता है, यानी सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है। ऐसे भी आप कह सकते हो। क्या होता है? सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है, ये भी आप कह सकते हो।
इसके बाद यदि मैं बात करता हूं कि यदि ये तो मैंने मान लिया कि ये क्या होता है, प्रबल होता है, आकर्षण प्रकृति का होता है। क्या होता है? प्रबल होता है, आकर्षण प्रकृति का होता है। ये भी लिख लेता हूं मैं, आकर्षण प्रकृति का होता है। सब कुछ लिखाऊंगा, टेंशन मत लो आप, एक एक पॉइंट वाइज लिखेंगे अपन। फिर मैं यदि बात करता हूं, प्रबल हो गया, आकर्षण प्रकृति का हो गया। अब इसमें एक रेंज आती है कि यदि ये नाभिकीय बल 0.5 फर्मी से कम रेंज में जाए, क्या करें? यदि ये नाभिकीय बल है, अब नाभिकीय बल की जो रेंज है वो तो आपको पता है 1 फर्मी से 3 फर्मी है। अब यदि मैं कहता हूं कि यहाँ पे जब 0.5 फर्मी से भी कम अंदर चले जाते हैं, यानी जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन या एलिमेंट है जो भी आपके पास न्यूक्लियन कण है, उनकी डिस्टेंस यदि 0.5 से भी कम हो जाए, तो वहां पर ये जो आकर्षण बल है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? प्रतिकर्षण बल में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? प्रतिकर्षण बल में। अब प्रतिकर्षण बल में रहने का मतलब क्या हो गया? अब वो यहाँ पे अपन क्या कह सकते हैं कि जब इसकी एक रेंज फिक्स थी 1 फर्मी से 3 फर्मी, तो एक तरह से इस एक रेंज थी, उससे रेंज में क्या हो गया, वो उस रेंज की वैल्यू कम कर देता है, यानी बहुत ही स्मॉल से स्मॉल, बहुत ही छोटे से छोटी डिस्टेंस को ला लेता है 0.5 फर्मी। तो फिर वो आकर्षित न रहकर क्या हो जाएगा? प्रतिकर्षित हो जाएगा। अब प्रतिकर्षित हो गया तो क्या वो नाभिकीय बल है? बताओ कि यदि वो प्रतिकर्षित हो गया, यानी इस रेंज में वो क्या हो गया? आकर्षण अट्रैक्टिव था, अब वो रिपल करने लग गया, क्या वो न्यूक्लियर फोर्स रहेगा? क्या मुझे कमेंट करके बताइए, क्या वो न्यूक्लियर फोर्स रहेगा या नहीं रहेगा? बताइए कमेंट करके कि यदि 0.5 फर्मी से नहीं रहेगा, क्यों? क्योंकि इसकी रेंज ही क्या दे रखी है? 1 फर्मी से 3 फर्मी। तो ये नाभिकीय बल नहीं रहेगा, कौन सा हो जाएगा? प्रतिकर्षित बल। और जैसे ही प्रतिकर्षित बल की बात करेंगे तो वहां पर आ जाएगा आपका कौन सा? कूलाम बल। तो वहां पर जो काम करने लगेगा वो कौन सा फोर्स काम करने लग जाएगा? कूलाम अट्रैक्टिव फोर्स काम करने लग जाएगा। क्लियर? तो 2 पॉइंट तो ये हो गए। एक पॉइंट आप और लिख लीजिए, थर्ड होता है आवेश सममिति। क्या होता है आपके पास? आवेश सममिति, या फिर हाँ लिख लो एक आवेश सममिति। आवेश सममिति का मतलब क्या होता है? चार्ज सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है? कोई बता सकता है क्या? चार्ज सिमेट्रिक का मीनिंग होता है ये कि मान लिया कि आप देखो बात कर रहे हो किसके बीच? प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच। तो मैं कह सकता हूं देखो ये पॉजिटिव पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल न्यूट्रल है। तो क्या यहाँ पे न्यूक्लियर फोर्स भी चेंज होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि जो नाभिकीय आवेश होता है, जो नाभिकीय बल होता है, वो कभी भी उसके आवेश पर निर्भर नहीं करता, यानी चार्ज इंडिपेंडेंट होता है। क्या होता है? जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो क्या होता है? चार्ज इंडिपेंडेंट होता है। क्या होता है? चार्ज इंडिपेंडेंट होता है। जब वो किसी भी चार्ज पर डिपेंड नहीं कर रहा, तो यहाँ पे क्या न्यूक्लियर फोर्स चेंज हो गया? क्या नहीं। यहाँ पर जो न्यूक्लियर फोर्स लगेगा वो चाहे ये तीनों में से कोई भी एलिमेंट हो, कोई भी केस हो, तो इसमें जो न्यूक्लियर फोर्स होगा वो क्या होगा? एक तरह से समान लगेगा। वो चाहे इसकी बात हो, चाहे इसकी बात हो, चाहे इसकी बात हो। तो मैं कह सकता हूँ इस कंडीशन में क्या कह सकता हूँ कि जो चार्ज होगा वो क्या होगा? इंडिपेंडेंट होगा। और ये कभी भी क्या होगा? सब अलग अलग नहीं होगा, यानी ये कभी भी चार्ज पर डिपेंड नहीं करता, वो चाहे पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो या न्यूट्रल हो। बट अपने पास नेगेटिव तो वैसे नहीं आ रहा, पॉजिटिव या न्यूट्रल ही आ रहा है, क्योंकि इसमें अपन दो ही तो पार्टिकल ले रहे हैं न्यूक्लियस के अंदर, नेगेटिव तो आता ही नहीं है। तो मैं कह सकता हूँ कि इसमें जो भी जो फोर्स होगा वो क्या होगा? तीनों में समान होगा, कभी भी अलग अलग नहीं हो सकता। तो एक आपको यही याद रखना है। फिर आता है आपके पास और आता है स्पिन डिपेंडेंट। अब मुझे ये बताओ क्या न्यूक्लियर फोर्स स्पिन डिपेंडेंट होता है या इंडिपेंडेंट होता है? मुझे कमेंट करके ये बताओ कि स्पिन डिपेंडेंट होता है या इंडिपेंडेंट होता है? डिपेंडेंट होता है, बिल्कुल। तो नेक्स्ट बात करते हैं अपन किसकी? स्पिन डिपेंडेंट की। तो मैं कह सकता हूं स्पिन को बोलते हैं प्रचक्रण पर निर्भरता। प्रचक्रण निर्भरता, क्या बोल सकता हूं? प्रचक्रण निर्भरता, यानी स्पिन डिपेंडेंट। अब देखो ये स्पिन डिपेंडेंट कैसे होता है? यदि मैं कह सकता हूं कि आपके पास जो भी पार्टिकल है, जो भी न्यूक्लियन है, उनकी स्पिन तो होती है, ये तो सबको पता है। अब स्पिन में क्या होगा? यदि आपके पास स्पिन सेम है, यानी समानांतर स्पिन है, क्या है आपके पास? समानांतर स्पिन है, तो वो क्या होगा? एक तरह से बाउंड होगा। क्या होगा आपके पास? बाउंड होगा। यदि प्रति समांतर स्पिन है, प्रति समांतर स्पिन है, प्रति समांतर स्पिन है, तो ये क्या होगा अपना? एक तरह से अनबाउंड होगा। क्या होगा आपके पास? अनबाउंड होगा। तो जो भी मैं कह सकता हूं कि जो नाभिकीय फोर्स है वो क्या रहता है? स्पिन
डिपेंडेंट रहता है, चार्ज इंडिपेंडेंट रहता है। तो मैं कह सकता हूँ कि जब ये स्पिन डिपेंडेंट है तो क्या होगा, इसमें जो समांतर स्पिन है वहां पर जो केस होगा वो क्या होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बाउंड में रहेंगे। यदि प्रति समांतर स्पिन है तो वो क्या होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन या और भी कोई पार्टिकल या जो एलिमेंट है वो क्या रहेंगे आपके पास, अनबाउंड वाले केस में रहेंगे। स्पिन से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, बिल्कुल सही है कि स्पिन से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, तो वो तो होता ही है कि स्पिन से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, अपन ने क्वांटम मैकेनिक्स में भी पढ़ा है। सारे ये एक एक करके बाकी हो गए कहीं ऑनलाइन से। ज्यादा बोरिंग है क्या चैप्टर? इतना तो बोरिंग है ही नहीं, सब कुछ पढ़ा हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ पे यदि मैं एग्जांपल लेता हूँ, अब यदि मैं इसका भी एक एग्जांपल लेता हूँ कि यदि मैं ले लेता हूँ 1s3, देखो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 1h3 ले लेता हूँ, एक ले लेता हूँ मैं 2He4, क्या ले लेता हूँ मैं 1s3 और 2He4। अब यहाँ पे देखो प्रोटॉन कितने, प्रोटॉन कितना है 1 है, न्यूट्रॉन कितने हैं 2 है, क्या है प्रोटॉन कितना 1 है, न्यूट्रॉन कितना 2 है। यदि कि मैं इसके बीच में बात करूं तो ये आपका प्रोटॉन हो गया, ये क्या हो गया आपका न्यूट्रॉन हो गया। तो देखो आपका एक फोर्स इधर लगेगा, एक फोर्स इधर लगेगा और एक फोर्स इधर लगेगा। तो मैं कह सकता हूं कि इन तीनों पर जो फोर्स होगा वो क्या होगा, एक तरह से तीनों पर जो नाभिकीय बल लगेगा वो समान लगेगा। तो वो कभी भी चार्ज पर डिपेंड नहीं करेगा क्योंकि तीनों पर समान है, वो चाहे प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन हो। यदि मैं यहाँ पे लेता हूँ प्रोटॉन इज इक्वल टू 2 ले लिया, न्यूट्रॉन इज इक्वल टू क्या ले लिया 2 ले लिया, तो इसमें भी सेम वही कंसेप्ट है। सॉरी ये 1s3 ले लेना, 1s2 मत लेना, 1s3 ले लेना तो 1 और 2 आ जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा, दो दो है यानी ये प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और न्यूट्रॉन है। हो सकता है वो इसके बीच लगे, हो सकता है ये लगे, हो सकता है ये लगे, हो सकता है ये लगे, तो इन चारों पर भी जो फोर्स आएगा वो क्या हो जाएगा, एक तरह से सेम आएगा। क्लियर? तो इसमें एक एक प्रॉपर्टी आप नोट करिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखिए लघु परास, इसकी एक एक प्रॉपर्टी अपन नोट करते हैं, पहले ये चारों प्रॉपर्टी लिखते हैं। फर्स्ट लिखिए लघु परास, इसमें लिखो नाभिकीय बल का अस्तित्व केवल, नाभिकीय बल का अस्तित्व केवल नाभिक की सीमा 1 फर्मी से 3 फर्मी तक ही होता है। नाभिकीय बल का अस्तित्व केवल नाभिक की सीमा 1 फर्मी से 3 फर्मी तक ही होता है। 1 फर्मी से 3 फर्मी तक ही होता है। नाभिक के बाहर इस बल का अस्तित्व नहीं होता। नाभिक के बाहर इस बल का अस्तित्व नहीं होता। फिर लिखिए दूसरा, प्रबल आकर्षण बल, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स, प्रबल आकर्षण बल, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स। इसमें लिखो यदि प्रकृति में पाए जाने वाले अन्य बलों की तुलना में, यदि प्रकृति में पाए जाने वाले अन्य बलों की तुलना, यदि प्रकृति में पाए जाने वाले अन्य बलों की तुलना नाभिकीय बल से की जाए, यदि प्रकृति में पाए जाने वाले अन्य बलों की तुलना नाभिकीय बल से की जाए तो यह पाया जाता है कि नाभिकीय बल परिमाण में, नाभिकीय बल परिमाण में गुरुत्वाकर्षण बल से 10 की घात 39 गुना, गुरुत्वाकर्षण बल से 10 की घात 39 गुना प्रबल, गुरुत्वाकर्षण बल से 10 की घात 39 गुना प्रबल तथा विद्युत बल या कूलाम बल से 10 की घात 2 गुना प्रबल होता है, तथा विद्युत बल या कूलाम बल से 10 की घात 2 गुना प्रबल होता है। और यह बल आकर्षण प्रकृति का होता है, और यह बल आकर्षण प्रकृति का होता है, यह बल आकर्षण प्रकृति का होता है। और यह बल एक निश्चित दूरी 0.5 फर्मी से कम दूरी पर, यह बल एक निश्चित दूरी, यह बल एक निश्चित दूरी 0.5 फर्मी से कम दूरी पर प्रतिकर्षित में परिवर्तित हो जाता है, प्रतिकर्षण बल में परिवर्तित हो जाता है।
प्रतिकर्षण बल में परिवर्तित हो जाता है। थर्ड लिखिए स्पिन डिपेंडेंस प्रचक्रण निर्भरता। थर्ड लिखिए स्पिन डिपेंडेंस प्रचक्रण निर्भरता। नाभिकीय बल नाभिक में क्रिया कर रहे बिल्कुल 0.5 पर भी हो जाता है, 0.5 के इक्वल हो या इससे कम हो जाता है वो प्रतिकर्षित। स्पिन डिपेंडेंस में लिखो नाभिकीय बल नाभिक में क्रिया कर रहे नाभिकीय बल नाभिक में क्रिया कर रहे अवयवों के प्रचक्रण पर निर्भर करता है। अवयवों के प्रचक्रण पर निर्भर करता है। यदि दोनों अवयवों की प्रचक्रण समांतर हो, यदि दोनों अवयव या दोनों कणों की प्रचक्रण या स्पिन समांतर या पैरेलल हो, दोनों अवयव या दोनों कणों की स्पिन पैरेलल या समांतर हो, तो वह बाउंड अवस्था में बंद अवस्था में बाउंड अवस्था में तथा बंद अवस्था में तथा प्रति समांतर हो तो वह अपरिबद्ध अवस्था में होता है। वह अपरिबद्ध अवस्था में होता है। तो वह अपरिबद्ध अवस्था में होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो आवेश सममिति, चार्ज सिमेट्रिक। आवेश सममिति, इसमें लिखो नाभिकीय बल नाभिक के अवयवों के आवेश पर निर्भर नहीं करता। नाभिकीय बल नाभिक के अवयवों के आवेश पर निर्भर नहीं करता। नाभिकीय बल नाभिक के अवयवों के आवेश पर निर्भर नहीं करता। अर्थात प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन अर्थात प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन तथा न्यूट्रॉन प्रोटॉन के मध्य लगने वाला बल समान होता है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन के मध्य लगने वाला बल समान होता है। ठीक है, ये कितनी हो गई आपके पास? चारों प्रॉपर्टी अपन ने नोट कर ली है। बाकी जो मैंने जो यहाँ पे आपको समझाया सब कुछ थ्योरी में दिखा दिया है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें 5 नंबर की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी आती है 5 नंबर, जिसे बोलते हैं संतृप्तता या सैचुरेशन। सैचुरेशन का मीनिंग क्या होता है ये देखो। यदि आपने 12th क्लास में कर्व देखा होगा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, क्या बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का कर्व यदि मैं ए के साथ बनाता हूं, क्या बनाता हूं? ए के साथ बनाता हूं, तो ये कर्व आपका कुछ इस टाइप से मिलता है। आपको ध्यान होगा ये पहले से कुछ इस टाइप से जिगजैग टाइप का था, और उसके बाद क्या हो जाता है, यहाँ पे आके एक तरह से ये क्या हो जाता है, इस टाइप से कांस्टेंट हो जाता है। तो मैं कह सकता हूँ कि यदि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और ए के बीच में यदि कोई कर्व बनाता हूं, तो जब आपका ए ग्रेटर देन क्या आता है, 20 आता है, क्या आता है, ए ग्रेटर देन 20 आता है, तो उसके बाद ऑलमोस्ट ये वाला जो कर्व होता है वो क्या होता है, एक तरह से नियत होने लगता है। क्या होता है? नियत होने लगता है। तो मैं कह सकता हूं कि यदि कोई भी नाभिक है, यदि उस नाभिक को प्रभावित कौन करेगा, तो उस नाभिक को प्रभावित करेगा उसके आसपास के नाभिक। जैसे यहाँ कोई नाभिक था, उस नाभिक को प्रभावित कौन करेगा, या तो इसके इधर वाला या इसके इधर वाला, यानी नाभिक को प्रभावित कौन करेगा, उसको आसपास वाला। नाभिक को कौन कौन प्रभावित कर सकता है, उसके आसपास वाला, पड़ोसी, कह सकता हूं पड़ोसी।
तो मैं कह सकता हूँ कि ये एक तरह से क्या बताता है, अपना सैचुरेशन बताता है कि जो भी नाभिकीय बल होगा वो भी कुछ इसी टाइप का होगा कि यदि आपके पास कुछ बल है, यानी एक क्या हो आपके पास ग्रेटर देन क्या हो 20 हो, यानी 20 से ज्यादा आपके पास मास नंबर हो, तो वो एक तरह से सैचुरेशन को व्यक्त करेगा, और जो नाभिक होगा उसके आसपास के जो पड़ोसी नाभिक है वो इसको प्रभावित कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक नाभिक यहाँ है और ये एक नाभिक यहाँ है, क्या ये वाला नाभिक इस पर इफेक्ट डालेगा, क्या नहीं डालेगा। जो इफेक्ट डालेगा वो कौन सा डालेगा, उसके पास पड़ोस वाला, यानी जो बिल्कुल पास होगा, जो बिल्कुल नजदीक होगा, वो उस पर इफेक्ट डालेगा। एक तो ये होता है। नेक्स्ट आता है आपके पास, एक क्या आता है आपके पास, विनिमय। क्या आता है आपके पास, नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके पास विनिमय गुण। अब ये विनिमय गुण क्या होता है, विनिमय गुण क्या होता है, एक्सचेंज प्रॉपर्टी। विनिमय गुण का मतलब होता है कि कोई भी आपके पास न्यूक्लियन है, जैसे क्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, क्या है आपके पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। जैसे मैं कहता हूं कि ये प्रोटॉन है और ये क्या आपके पास न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है, जो न्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है। तो मैं यहाँ पे क्या कह सकता हूँ, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कब कन्वर्ट होगा, देखो अब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि प्रोटॉन 1p1 ले लिया और यहाँ पे क्या ले लिया 0n1। इसका मतलब यहाँ पे मुझे क्या निकलना चाहिए, -1 0 निकलना चाहिए। तो यहाँ पे देखो यदि कोई इलेक्ट्रॉन का विनिमय हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का विनिमय हो रहा है। इलेक्ट्रॉन यदि न्यूट्रॉन में क्या हो जाता है, अवशोषित हो जाता है, तो क्या बन जाता है, प्रोटॉन बन जाता है। या फिर प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होने के लिए क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सकता है। तो यहाँ पर किसका विनिमय हुआ, इलेक्ट्रॉन का विनिमय हुआ। किसका हुआ, इलेक्ट्रॉन का विनिमय हुआ। तो विनिमय गुण आपका क्या बताता है, यदि प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में करो या न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में, जब ये एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं, क्या होते हैं, जब ये एक दूसरे में कन्वर्ट होती है, तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे क्या होता है, कुछ ना कुछ पार्टिकल का विनिमय होता है। तो वो युकावा मेजन थ्योरी आती है, वो भी कुछ इसी टाइप की थ्योरी है, वो अपन बिल्कुल एक्सप्लेन करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे भी, कि जो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उसमें जो आपके पास मेजॉन पार्टिकल थे, जो अपन ने पढ़ा था पायोन, तो पायोन का क्या रहता है, उसमें विनिमय रहता है। तो इस तरीके से ये एक समझाने के लिए एग्जाम्पल है कि इसमें क्या रह रहा है, इलेक्ट्रॉन का विनिमय ले रहा है। यदि मैं न्यूट्रॉन की बात करूं 0n1, यहाँ पे क्या निकल रहा है आपका 1p1। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्या करूँ, यहाँ पे यदि मैं इलेक्ट्रॉन को ऐड कर सकता हूँ क्या, यदि इलेक्ट्रॉन को ऐड करूँ, या फिर मैं ऐसे कह सकता हूँ -1 E0, कि यहाँ पे क्या हुआ, जब ये आपका क्या हुआ कि जब प्रोटॉन के साथ यदि इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, अवशोषित हो रहा है, तो क्या बन रहा है, न्यूट्रॉन बन रहा है। तो दोनों दोनों एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट है। तो मैं कह सकता हूँ कि इसमें क्या हो रहा था, उत्सर्जन, और एक में क्या हो रहा है, अवशोषित। कुछ इस टाइप से हो सकता है ये दोनों रिएक्शन में। तो मैं कह सकता हूँ कि इसमें भी क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का विनिमय हुआ। तो मैं कह सकता हूं कि जो भी न्यूक्लियन कण है, प्रोटॉन से न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन से प्रोटॉन में किसी भी कण का विनिमय होता है, वो आपका विनिमय गुण कहलाता है। और इसके बेस पे ही जो युकावा मेजन थ्योरी है वो दी गई थी, और वो भी अपने सिलेबस में है, जिसमें बताया गया था कि जो पार्टिकल न्यूक्लियन कण है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, उसमें क्या होता है, पायन्स का विनिमय होता है। क्या होता है, पायन्स का विनिमय होता है। एक ये प्रॉपर्टी। फिर आती है आपके पास की जो नाभिकीय बल है वो अकेंद्रीय बल है। जो नाभिकीय बल है वो अकेंद्रीय बल है, यानी नॉन सेंट्रल फोर्स। क्या है आपके पास, नॉन सेंट्रल फोर्स। अब ये नॉन सेंट्रल फोर्स का मीनिंग क्या होता है, मुझे कोई कमेंट करके बता सकता है क्या, कि नॉन सेंट्रल फोर्स का मीनिंग क्या होता है। किसी को बताना है क्या, नॉन सेंट्रल फोर्स। अब जैसे देखो आपके पास जो कूलम्ब बल आता है, कूलम्ब बल किसके डिपेंडेंट करता है, 1/r² के। ग्रेविटेशनल फोर्स आता है, वो भी किसके डिपेंड करता है, 1/r² के। बट नाभिकीय बल कभी भी ऐसा नहीं कर रहा, क्योंकि नाभिकीय बल यदि इसका कंसेप्ट को क्या कर देता है, यहाँ पे फेल कर देता है। तो मैं कह सकता हूँ कि नाभिकीय बल होगा वो कैसा होगा आपका, एक तरह से नॉन सेंट्रल फोर्स होगा, अकेंद्रीय बल होगा। तो ये कभी भी 1/r² के डिपेंडेंट पर निर्भर नहीं करता। तो ये सारी की सारी क्या थी आपके पास, प्रॉपर्टी थी। तो एक एक प्रॉपर्टी अपन लिख लेते हो। तो पहले लगाइए आप 5 नंबर की प्रॉपर्टीज, संतृप्तता, उसमें लिखिए, उसमें लिखिए, जब बंधन ऊर्जा पर न्यूक्लियन, जब बंधन ऊर्जा पर न्यूक्लियन तथा द्रव्यमान संख्या के मध्य ग्राफ बनाया जाए, जब बंधन ऊर्जा पर न्यूक्लियन तथा द्रव्यमान संख्या के मध्य ग्राफ बनाया जाए, तब स्पष्ट होता है कि A> 20 के पश्चात, A> 20 के पश्चात बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का मान लगभग नियत होता है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का मान लगभग नियत होता है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का मान, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का मान लगभग नियत होता है।
अतः स्पष्ट है कि कोई भी अवयव अतः स्पष्ट है कि कोई भी अवयव या कोई भी नाभिक अपने आसपास के अवयव से ही प्रभावित होता है। अर्थात स्पष्ट है कि कोई भी नाभिक या कोई भी अवयव आपके आसपास के अवयव से ही प्रभावित होता है। दूर के अवयव उसको प्रभावित नहीं करते। दूर के अवयव उसको प्रभावित नहीं करते। दूर के अवयव उसको प्रभावित नहीं करते। और जब पास की बात आ रही है, दूर की बात नहीं हो रही, तो मैं कह सकता हूं कि नाभिकीय बल भी क्या होगा, अपना एक संतृप्त अवस्था में होगा। तो नेक्स्ट लाइन में लिख लीजिए, नाभिकीय, अतः हम कह सकते हैं कि नाभिकीय बल संतृप्त होते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि नाभिकीय बल संतृप्त होते हैं, सैचुरेटेड होते हैं। फिर लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, विनिमय गुण। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए विनिमय गुण, और इसमें लिखिए नाभिकीय बल, इसमें लिखिए नाभिकीय बल नाभिक में स्थित अवयवों के मध्य, नाभिकीय बल नाभिक में स्थित अवयवों के मध्य, नाभिकीय बल नाभिक में स्थित अवयवों के मध्य पाई मेजॉन के विनिमय से उत्पन्न होते हैं। पाई मेजॉन के विनिमय से उत्पन्न होते हैं। पाई मेजॉन के विनिमय से उत्पन्न होते हैं, इसलिए इन्हें विनिमय प्रकृति का कहा जाता है। इसलिए इन्हें विनिमय प्रकृति का कहा जाता है। फिर लिखिए नेक्स्ट पॉइंट कि नाभिकीय बल अकेंद्रीय बल होते हैं। 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 तो ये था आपके पास एक तरह से नाभिकीय बल का कंसेप्ट। तो यहाँ पे ये नाभिकीय बल का कंसेप्ट पूरा हो जाता है। अब कल अपन एक छोटा सा टॉपिक है इसी से रिलेटेड, एक तो है युकावा मेजन थ्योरी पढ़ेंगे, और युकावा मेजन थ्योरी के साथ अपने पास एक आएगा आपके पास नाभिकीय विभव क्या होता है, उसका एक कर्व है वो बनेगा, और उसी के साथ ये वाला पार्ट पूरा हो जाएगा न्यूक्लियर फोर्स का। तो जो इंपॉर्टेंट है वो पूछा जाता है न्यूक्लियर फोर्स की जो प्रॉपर्टी है, कई सारे कंपटीशन एग्जाम ऐसे है जिसमें न्यूक्लियर फोर्स की प्रॉपर्टी पूछी जाती है, तो वो आपको ध्यान में रखनी है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है न्यूक्लियर फोर्स की। ठीक है, तो आज के लिए तो इतना ही, मिलते हैं अपन वापस कल के लाइव क्लास में शाम को 7 बजे।